नमस्कार दोस्तों, मैं अतन शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है एग्रीकल्चर गुरुदेव। दोस्तों आज ही हमारी प्लेलिस्ट का 8वां वीडियो है। आज मैं आपके लिए डेयरी प्रोडक्ट फर्स्ट के बारे में पढ़ाने वाला हूं। इससे पहले हम 7 वीडियो डाल चुके हैं और मैंने आपको बताया कि मैंने वही क्वेश्चनों का समावेश किया है वीडियो में जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आगे भी वीडियो को देखते रहें और अपने एग्जाम की टेंशन को खत्म करें। दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मक्खन, दही और घी के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों भी शेयर जरूर करें। आप लोग दोस्तों को शेयर करने में बड़ी कंजूसी करते हैं जिससे वीडियो में व्यूज बहुत कम आते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हमारा चैप्टर नंबर 8 डेयरी प्रोडक्ट फर्स्ट है। दोस्तों पहले इससे बस टू लिस्ट जो आने हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने हैं, उनको मैंने आपको दिया है। दूध का सफेद रंग किस चीज के कारण होता है? दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? केसिन के कारण होता है। दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए गाय के दूध का पीला रंग जो होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व 1.028 से लेकर 1.030 और भैंस के दूध का 1.030 से लेकर 1.032 होता है। अपेक्षित घनत्व क्या नापता है? अपेक्षित घनत्व दूध में TSS की मात्रा, ठोस पदार्थ की मात्रा को नापता है। आगे देखिएगा सेपरेटर दूध का अपेक्षित घनत्व 1.037 होता है। ठीक है, 1.037 सेपरेटर दूध का अपेक्षित घनत्व आपको पता होना चाहिए दोस्तों। क्रीम निकलने की वजह से, क्योंकि क्रीम का अपेक्षित घनत्व जो होता है 0.93 होता है और क्रीम के निकलने की वजह से जो दूध है, सेपरेटर दूध है, उसका अपेक्षित घनत्व बढ़ जाता है। आगे देखिएगा दूध में खट्टापन लैक्टोबैसिलस जीवाणु की वजह से होता है। दूध से जब दही कन्वर्ट होता है तो दूध में क्या होता है, लैक्टोज जो होता है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और इसका कारण क्या होता है? इसका कारण लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नामक जीवाणु होता है। आगे दूध में वसा जो है वो गोलकाओं के रूप में पाई जाती है। दूध में वसा किस रूप में पाई जाती है? गोलकाओं के रूप में। और यहाँ आपको एक बात और याद रखनी है कि भैंस का जो दूध होता है उसमें वसा गोलकाओं का आकार 3 से लेकर 5 म्यू होता है, जबकि गाय में यह आकार 2 से लेकर 3 म्यू के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रीम को उदासीन करने के लिए चूना या सोडा का प्रयोग किया जाता है। ये क्या होता है उदासीनीकरण? दोस्तों जब क्रीम लंबे समय तक रखी रहे तो उसमें खट्टा या खट्टापन पैदा हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, खट्टाई हो जाती है। जो उस खट्टाई को हमें क्या करना पड़ता है? न्यूट्रल करने के लिए, उदासीन करने के लिए क्षारीय चीजें यानी कि चूना या सोडा का को मिलाया जाता है जिससे उसका खट्टापन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। मक्खन बनाने तो क्रीम में 0.2 से लेकर 0.3% अम्लता होनी चाहिए। मक्खन बनाने से पहले जो हमने क्रीम प्रयोग कर रहे हैं उस क्रीम में 0.3 से लेकर 0.2 से लेकर 0.3 जो है एसिडिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रीम को मथने में जो मथने वाला जो यंत्र होता है उसे चर्नर बोला जाता है। क्रीम को मथने के लिए जो मथने में डालते हैं उसे क्या कहा जाता है? चर्नर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बटर बर्गर में मक्खन से पानी निकालने के लिए नमक मिलाया जाता है। दोस्तों बटर बर्किंग या मक्खन की जब बर्किंग करते हैं तो उससे पानी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? नमक को मिला देते हैं जिससे उसमें उपस्थित अतिरिक्त पानी बाहर निकल जाता है। आगे देखिएगा दूध की अपेक्षा क्रीम हल्की होती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको दूध का अपेक्षित घनत्व होता है 1.030। दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 1.030 और वसा का अपेक्षित घनत्व होता है 0.93। तो हम कह सकते हैं कि वसा जो होती है वो दूध की कंपेयर में हल्की होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि सेपरेटर दूध और दूध में कौन हल्का होता है तो दूध हल्का होता है। इसको हल्का या भारी हम किसकी कंपेयर करते हैं? अपेक्षित घनत्व के द्वारा देखते हैं। अपेक्षित घनत्व जिसका ज्यादा है वो भारी है और जिसका अपेक्षित घनत्व कम है वो हल्का है। आगे देखिएगा क्रीम में वसा प्रतिशत अधिक होने पर वसा रहित ठोस की मात्रा कम होती है। जब वसा परसेंट ज्यादा हो जाएगा तो वसा रहित ठोस यानी कि SNF जो होगा वो कम होगा, लेकिन जैसे ही वसा परसेंटेज कम हो जाएगा SNF की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे देखिएगा डेयरी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कर्नाल हरियाणा में है। नेशनल डेयरी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहां पर है? कर्नाल हरियाणा में है। आगे देखिएगा क्रीम निकालते समय दूध का ताप 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। जब जिस दूध से हम क्रीम निकालना चाह रहे हैं तो क्रीम निकालते समय जो दूध का टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। आगे देखिएगा मक्खन बनाने के लिए क्रीम का 35% मानकीकरण किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जिस क्रीम से मक्खन बनाना चाह रहे हैं उसमें कम से कम 35% वसा होनी चाहिए। आगे देखिएगा क्रीम सेपरेटर में वसा बाउल के अंदर एकत्रित होती है।
क्रीम सेपरेटर में जो वसा होती है कहां पर होती है, बाउल के अंदर एकत्रित हो जाती है। आगे देखिएगा, मक्खन में पाई जाने वाली वसा एवं प्रोटीन ऑक्सीजन से क्रिया करके सड़ना प्रारंभ कर देती है, इससे उसमें दुर्गंध आने लगती है, इसे रेंसिडिटी कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। रेंसिडिटी क्या कहलाती है, तो मक्खन में जो वसा पाई जाती है और प्रोटीन, ये जब वायु के संपर्क में आती है, नहीं ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, तो ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा इसमें बदबू या सड़न पैदा हो जाती है, इसे रेंसिडिटी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है रेंसिडिटी किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मक्खन जो को अधिक ताप पर रखने पर अम्लता बढ़ जाती है, जिससे मक्खन खट्टा हो जाता है। मक्खन को जब ज्यादा ताप पर आप रखोगे तो मक्खन में अम्लता बढ़ जाएगी और मक्खन कैसा हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे आपके क्वेश्चन आ गया थ्योरेटिकल क्वेश्चन, क्रीम की परिभाषा एवं संगठन लिखिए। तो क्रीम की परिभाषा आपके सामने दी गई है। क्रीम दूध का वह भाग है जिससे दूध से अपकेंद्रीय या गुरुत्वाकर्षण विधि द्वारा अलग किया जाता है, एकत्रित किया जाता है, जिसमें वसा की मात्रा कम से कम 25% होती है। क्रीम क्या है, क्रीम दूध का ऐसा भाग जिसे दूध से गुरुत्वीय या अपकेंद्रीय विधि द्वारा अलग किया जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा अलग किया जाएगा, उसे क्या कहा जाता है, बस क्रीम कहा जाता है। लेकिन क्रीम में एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें वसा की मात्रा कम से कम 25% होनी चाहिए या 25% से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, अगर बात करें इसके संगठन के बारे में, तो इसमें जल पानी जो होता है लगभग 65.5% होता है, वसा लगभग 25% या 26% होती है, केसीन 3%, एल्ब्यूमिन 0.8%, खनिज 0.6% और लैक्टोज 4.2% होता है। तो आपको ये याद रखना है। आगे हम देखते हैं क्रीम के प्रकार या क्रीम का वर्गीकरण कीजिए। ये जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है, क्रीम की परिभाषा, क्रीम का संगठन, और तीसरा क्वेश्चन है क्रीम का वर्गीकरण। इसमें से आपके लिए क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा। क्रीम की अगर हम वर्गीकरण करें तो टेबल क्रीम, पतली क्रीम और कॉफी क्रीम। टेबल क्रीम, पतली क्रीम और कॉफी क्रीम, इन क्रीमों में वसा की मात्रा 20 से 25% तक होती है या एवरेजन 25% होती है। इसके बाद अगर हम आगे आते हैं, व्हिपिंग क्रीम में 30 से 40% होती है और गाढ़ी क्रीम एवं प्लास्टिक क्रीम में 60 से लेकर 85% तक वसा होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्रीम सेपरेटर का सचित्र वर्णन कीजिए। मतलब क्रीम सेपरेटर का आपको डायग्राम बनाना है और उसको बताना है कि इसके कौन कौन से बॉडी पार्ट्स होते हैं, अथवा क्रीम सेपरेटर के भागों के नाम लिखिए। तो सबसे पहला पार्ट आता है दुग्ध टैंक। पहले तो क्रीम सेपरेटर की परिभाषा देख लेते हैं कि दूध से क्रीम निकालने के लिए जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है उसे क्रीम सेपरेटर कहा जाता है। यह मशीन यह मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करती है। कौन से बल में सिद्धांत पर काम करती है, अपकेंद्रीय यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर काम करती है। इसके अगर पार्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहला पार्ट आता है दुग्ध टैंक। ये ऐसा भाग होता है जिसमें दूध भरा होता है। दूसरे भाग के बारे में बात करें तो मिल्क रेगुलेटर, टैंक से दूध मशीन तक जाने के लिए एक रेगुलेटर का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, मिल्क रेगुलेटर कहा जाता है। ये दूध की मात्रा को कंट्रोल करता है, कम दूध मशीन के अंदर जाना है या ज्यादा दूध जाना है। आगे बात करें, क्रीम स्पाउटर, यानी कि ये क्या होता है, एक ऐसा यंत्र होता है जिससे एक ऐसा, मतलब इसको हम कह सकते हैं क्रीम को अलग करने वाली नली। और उसके बाद आते हैं मिल्क सेपरेटर, मिल्क स्पाउटर, तो उसमें क्या होता है, सेपरेटर मिल्क अलग होता है। लास्ट है बाउल। बाउल क्या होता है, ये एक विभिन्न प्रकार की कटोरी से बनी हुई एक संरचना होती है। इसी का मुख्य काम क्या होता है, क्रीम को दूध से अलग करना होता है। आगे देखिएगा, क्रीम का पकाना क्या है, उसके उद्देश्य लिखिए। क्रीम का पकाना क्या है, उसके उद्देश्य लिखिए। तो बात क्रीम के पकाने की करें तो क्रीम को पकाने के बर्तन में डालने से लेकर क्रीम को पकाने के बर्तन में डालने के समय से लेकर बटर चर्नर में डालने तक की जो भी प्रोसेस होती है उसे क्रीम का पकाना कहते हैं, जिससे क्रीम के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में सुधार हो जाता है। ठीक है, क्या होता है एक बार फिर समझ लेते हैं। क्रीम को जब हम फाइनली पकाने वाले होते हैं, उसमें डालने से लेकर उससे बटर चर्नर में डालने तक की जो भी क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, क्रीम का पकाना कहते हैं। आगे देखिएगा, इसके उद्देश्य क्या है, जो क्रीम से जिस क्रीम से जो मक्खन बनाने वाले हैं उसके गुणों में सुधार करना। दूसरा क्या है, दानेदार मक्खन प्राप्त करना, अच्छी किस्म का मक्खन प्राप्त करना, जीवाणुओं को नष्ट करना और मक्खन को अधिक समय तक सुरक्षित रखना। ये किसकी, क्रीम को पकाने के उद्देश्य है। नेक्स्ट, मक्खन का ओवररन क्या है, तो मक्खन बनाने में प्रयोग लाई गई वसा की मात्रा और मक्खन की पैदावार में जो अंतर होता है उसे क्या कहते हैं, मक्खन का ओवररन कहते हैं। मक्खन में नमक क्यों मिलाया जाता है दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया है। नमक मिलाने से क्या होता है, मक्खन में जीवाणु नहीं पनपते हैं एवं मक्खन को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जाता है। प्लस मैंने आपको यह भी बताया था, मक्खन में नमक मिलाने से मक्खन का स्वाद बढ़ जाता है, पानी की मात्रा कम हो जाती है। इसलिए क्या करते हैं, मक्खन को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए मक्खन में नमक मिलाया जाता है।
नेक्स्ट बात करते हैं देसी विधि से मक्खन बनाने के दोष क्या क्या, ये पूछा जाता है। इस पॉइंट को याद रखना, क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। मक्खन में पानी की मात्रा अधिक रह जाती है, इसलिए क्या करते हैं जब देसी विधि से बनाया जाता है तो उसके दोष क्या क्या हैं। एक तो ये कि मक्खन में पानी ज्यादा रह जाता है, दूसरा है मक्खन बनाते समय सफाई का ध्यान नहीं रख पाते, तीसरा है मक्खन को अधिक दिनों तक इकट्ठा नहीं कर सकते, ठीक है, और चौथा जो होता है उसमें क्या होता है दही की मात्रा अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन बचा है घी के गुणों को प्रभावित करने वाले कारक। तो घी के गुणों को कौन कौन प्रभावित करता है। एक तो घी बनाने की विधि, जिस विधि से घी बनाया जा रहा है वह डिपेंड करेगा कि उसमें कैसे कैरेक्टर्स होंगे। देसी विधि के कैरेक्टर अलग होंगे, वैज्ञानिक विधि के अलग होंगे। दूसरा है पशु की नस्ल, गाय और भैंस का घी जो होता है वो डिपेंड करता है कि किस पशु से निकाला गया। गाय के घी में पीलापन ज्यादा होगा, भैंस के घी में पीलापन नहीं होगा, तो ये पशु की नस्ल पर भी डिपेंड करता है किससे बनाया गया है। नेक्स्ट मौसम, गर्मियों के समय में जो घी होता है वो सर्दियों की अपेक्षा कम पौष्टिक होता है। सर्दियों में जो घी बनता है वो ज्यादा पौष्टिक और ज्यादा स्वादिष्ट होता है गर्मियों की कंपेयर में, तो मौसम का भी डिपेंड होता है। और लास्ट है क्रीम का संग्रह की अवधि, अगर ज्यादा समय तक घी को रखा गया है या मक्खन को ज्यादा समय तक रखा गया है तो उसमें जीवाणु पनप जाते हैं और घी खराब हो जाता है। और यही अगर ताजे मक्खन को गर्म करके घी बनाया गया तो ज्यादा स्वादिष्ट, पौष्टिक और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। तो ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं हम अगले वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डेयरी पार्ट 2 के बारे में। तो तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।